बहुत पहले स्विट्जरलैंड में कार्ल युंग नाम के एक बहुत बड़े दिमाग के डॉक्टर रहते थे। उनकी बातें इतनी कमाल की थी कि वो पुरानी कहानियों, धर्म और यहाँ तक कि विज्ञान में भी काम आती हैं। आज भी लोग उनकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ युंग अपनी सबसे मशहूर और थोड़ी अनोखी बात के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने हमारे दिमाग की एक गहराई के बारे में बताया है जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं चलता, लेकिन यह हम सबके अंदर होता है। यह सिर्फ हमारी अपनी यादें नहीं है, बल्कि यह हमें अपने पुरखों, अपने एंसेस्टर्स से विरासत में मिली है। यह एक ऐसी डोर है जो दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। इस दिमागी हिस्से के अंदर कुछ खास पुराने निशान या तस्वीरें छिपी होती हैं। ये ऐसी बातें या सोच हैं जो हम सबके लिए एक जैसी होती हैं। ये तस्वीरें तब से हमारे दिमाग में बसी हुई हैं जब से यह दुनिया शुरू हुई है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। मेरी जितनी भी बातें हैं उनमें से कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली बात को लोगों ने सबसे कम समझा है और इसका सबसे ज्यादा गलत मतलब निकाला है। इसलिए मैं आपको 4 बातें समझाऊंगा। पहला, इसका असली मतलब। दूसरा, दिमाग की पढ़ाई में इसकी क्या जरूरत है। तीसरा, मैं इसे कैसे साबित करता हूं। और चौथा, इसका एक एग्जाम्पल। शुरुआत पहले से करते हैं, इसका असली मतलब। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा है। एक है पर्सनल अनकॉन्शियस और दूसरा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल हिस्सा वो है जो सिर्फ आपका अपना है। इसमें वो बातें होती हैं जो आपने अपनी जिंदगी में सीखी, देखी या महसूस की, लेकिन फिर उन्हें भूल गए या मन के किसी कोने में दबा दिया। यह आपकी अपनी कमाई हुई चीज है। लेकिन कलेक्टिव अनकॉन्शियस एकदम अलग है। यह हिस्सा आपने खुद नहीं बनाया और न ही इसे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है। यह हिस्सा हमें अपने पुरखों से विरासत में मिला है। यह हम सबके अंदर जन्म से ही मौजूद होता है। जैसे पर्सनल हिस्से में हमारी अपनी उलझनें होती हैं, वैसे ही कलेक्टिव हिस्से में आर्केटाइप्स होते हैं। यह आर्केटाइप क्या है? इसे आप मन के अंदर बने हुए कुछ खास सांचे या निशान समझ सकते हैं। ये निशान दुनिया के हर इंसान के मन में एक जैसे होते हैं और हमेशा से रहे हैं। पुरानी कहानियों की जांच पड़ताल करने वालों ने इन्हें किससे कहा है। आदिवासियों के बारे में पढ़ने वालों ने इन्हें सबकी एक जैसी बातें कहा। धर्म को समझने वालों ने इन्हें कल्पना के तरीके बताया। बहुत साल पहले एडोल्फ बास्टियन नाम के आदमी ने इन्हें पुरानी सोच कहा था। इन सब बातों से यह साफ हो जाता है कि मेरी आर्केटाइप वाली बात कोई अकेली या निराली बात नहीं है। दुनिया में ज्ञान के जितने भी अलग अलग रास्ते हैं, उन सब ने इस चीज को पहचाना है और इसे अलग अलग नाम दिया है। मेरी बात बहुत सीधी है। हमारे पास एक तो वो मन है जिसे हम हर रोज देख समझ सकते हैं और जो सिर्फ हमारा अपना है। हमें लगता है कि बस यही हमारा दिमाग है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर एक दूसरा दिमागी सिस्टम भी काम करता है। यह सिस्टम पूरी दुनिया के लोगों में एक जैसा है। यह कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमें खुद नहीं सीखना पड़ता, बल्कि यह हमें पुरखों से विरासत में मिलता है। इसमें पहले से बने बनाए कुछ पुराने सांचे यानी आर्केटाइप्स होते हैं जो हमारी सोच को एक खास रास्ता या शक्ल देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी दिमाग की पढ़ाई के लिए इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है।
दिमाग के डॉक्टर अक्सर इंसान की अपनी पर्सनल नेचर पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी निजी बातों पर। जैसे फ्रॉयड और एडलर की बातें, वैसे सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी की तरह देखते हैं और पुरानी बातों को ही वजह मानते हैं। लेकिन फिर भी यह पढ़ाई भी शरीर की कुछ जरूरी बातों पर टिकी है, जैसे प्यार, मोहब्बत की चाहत, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या खुद को सबसे बेहतर दिखाने की इच्छा। ये बातें सिर्फ किसी एक इंसान की खूबी नहीं है, बल्कि सब में होती हैं। ये बातें मानती हैं कि इंसान और जानवरों में कुछ कुदरती आदतें जन्म से ही एक जैसी होती हैं। ये आदतें हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी होती हैं और सबको पुरखों से एक साथ मिलती हैं। कई बार ये इतनी गहराई में छिपी होती है कि हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता। आज के डॉक्टर लोगों की यही मदद करते हैं कि वे अपने इन कुदरती आदतों को पहचान सकें। ये आदतें हमें किसी खास काम या मकसद की तरफ ले जाती हैं, इसलिए ये हमारे उन पुराने सांचों, पुराने आर्केटाइप्स जैसी ही हैं। असल में ये सांचे उन कुदरती आदतों की मन में बनी तस्वीरें ही हैं। ये हमारे काम करने और बर्ताव के पुराने तरीके हैं। मेरी यह कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली बात भी वैसी ही है जैसे हम यह मानते हैं कि हम सबके अंदर कुछ कुदरती आदतें होती हैं। सब जानते हैं कि इंसान जो भी काम करता है उस पर इन आदतों का बहुत बड़ा असर होता है। इसी तरह हम जो कुछ भी सोचते हैं या कल्पना करते हैं उस पर भी उन पुरानी चीज़ों का असर होता है जो हम सबके अंदर जन्म से ही होती हैं। कुछ लोग मेरी इस बात को जादू टोना समझते हैं, लेकिन यह कोई कोरी कल्पना या सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है। यह तो एक ऐसी बात है जिसे हम खुद अपनी आंखों से देख और परख सकते हैं। असली सवाल बस इतना है, क्या हमारे मन की गहराई में कुछ ऐसी तस्वीरें या फॉर्म्स हैं, ऐसे सांचे हैं जो दुनिया के हर इंसान के लिए एक जैसे हैं? अगर हाँ, तो मन के उस हिस्से को ही हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहेंगे। हाँ, इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई पुरानी बात हमारे मन से निकली है, पर हो सकता है कि हमने वह बात स्कूल में सीखी हो या किसी की बातों से सुनी हो। कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ सुनकर भूल जाते हैं और बाद में वह हमें अपनी याद लगती है। इन सब मुश्किलों के बावजूद हमें ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जहां लोगों ने ऐसी पुरानी कहानियां अपने आप सोच ली जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। इससे यह बात पक्की हो जाती है, अगर हमारे अंदर वाकई ऐसी कोई पुरानी सोच मौजूद है तो दिमाग की पढ़ाई करने वालों को इस पर गौर करना होगा। हमें सिर्फ किसी की अपनी जिंदगी की पुरानी बातों को ही वजह नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस गहरी सच्चाई को भी समझना चाहिए। मैं आपको एक पक्का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। शायद आपने लियोनार्डो दा विंची की एक मशहूर तस्वीर के बारे में सुना होगा। इस तस्वीर में सेंट एन, वर्जिन मैरी और क्राइस्ट चाइल्ड दिखते हैं। दिमाग के डॉक्टर फ्रॉयड ने इस तस्वीर के बारे में कहा था कि लियोनार्डो ने इसे ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि उनकी खुद की 2 माँ थी। फ्रॉयड के हिसाब से इसकी वजह लियोनार्डो की अपनी निजी जिंदगी की कहानी थी। लेकिन हमें सिर्फ इसी बात पर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी गलती भी है कि सेंट एन असल में ईसा मसीह की नानी थी, माँ नहीं। खैर, जरूरी बात यह है कि इस तस्वीर के पीछे एक बहुत पुरानी और सबके लिए एक जैसी कहानी छिपी है। इसे हम 2 माँ वाली बात या डुअल मदर कहते हैं। यह एक ऐसा पुराना सांचा है जो दुनिया की बहुत सारी पुरानी कहानियों और धर्मों में अलग अलग रूपों में मिलता है। जैसे हेराक्लिस की कहानी को ही ले लीजिए। उनके एक माता पिता इंसान थे और दूसरे भगवान। ग्रीस में जो सिर्फ एक कहानी थी, मिस्र में उसे एक पक्का नियम माना जाता था। वहां के राजा को इंसान और भगवान दोनों का रूप माना जाता था।
मंदिरों की दीवारों पर दिखाया जाता था कि राजा का जन्म 2 बार हुआ है, इसलिए उन्हें 2 बार जन्मा या ट्वाइस बॉर्न कहा जाता था। यही बात क्रिश्चियनिटी में भी है। ईसा मसीह भी 2 बार जन्मे माने जाते हैं। जब नदी में उनका बपतिस्मा हुआ तो माना गया कि वे पानी और रूह से दोबारा जन्मे हैं। रोमन पूजा में पानी के कुंड को चर्च की कोख कहा जाता था। आज भी ईस्टर से पहले वाले शनिवार को जब कुंड के लिए दुआ पढ़ी जाती है तो उसे इसी नाम से पुकारा जाता है। पुरानी कहानियों में एक और सोच थी, जो रूह यानी स्पिरिट कबूतर के रूप में आई थी। वो असल में अकल यानी विजडम और ईसा मसीह की माँ थी। इसी 2 बार जन्म वाली बात की वजह से आज बच्चों के पैदा होते ही उनके लिए गॉड फादर और गॉड मदर चुने जाते हैं। यह पुराने जमाने की उन कहानियों जैसा ही है जहां परियां आकर बच्चों को अपना लेती थी। दोबारा जन्म लेने का यह ख्याल हर समय और हर जगह मिलता है। पुराने जमाने में इसे बीमारी ठीक करने का एक जादुई तरीका माना जाता था। बहुत से धर्मों में यह सबसे खास एक्सपीरियंस होता है। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे भी मन ही मन ऐसी कहानी बना लेते हैं कि उनके माता पिता उनके असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि वे तो बस उन्हें पाल रहे हैं। मशहूर कलाकार सेलिनी ने भी अपनी जिंदगी की कहानी में यही बात लिखी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों ने 2 बार जन्म वाली बात पर यकीन किया, उन सबके साथ सच में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उनकी 2 माँ रही हों। नहीं, ऐसा हो सकता है कि लियोनार्डो जैसे कुछ ही लोगों की वजह से पूरी दुनिया में यह बात फैल गई हो। असल में यह कहानी इंसान के मन की एक ऐसी जरूरत को पूरा करती है जो हम सबके अंदर हमेशा से मौजूद है। भले ही लियोनार्डो ने अपनी तस्वीर में अपनी 2 माँओं को दिखाया हो, जिस पर मुझे थोड़ा शक है, पर उन्होंने सिर्फ वही बात कही जो करोड़ों लोग सालों से मानते आए हैं। गिद्ध वाला निशान इस बात को और भी पक्का बना देता है। लियोनार्डो के समय में एक पुरानी किताब बहुत चलती थी। उसमें लिखा था कि गिद्ध सिर्फ मादा यानी फीमेल ही होते हैं और वे माँ का रूप होते हैं। उस किताब के हिसाब से गिद्ध हवा के जरिए माँ बनते हैं। पुराने जमाने में हवा को ही रूह यानी स्पिरिट भी माना जाता था। यह बात हमें वर्जिन मरियम की याद दिलाती है, जो रूह की वजह से माँ बनी थी। गिद्ध को एक पुरानी देवी एथेना का भी निशान माना जाता था, जो सीधे अपने पिता के सिर से पैदा हुई थी। यह सब हमें दोबारा जन्म की पुरानी सोच की तरफ ले जाता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लियोनार्डो ने अपनी तस्वीर में इसके अलावा कुछ और सोचा था। भले ही उन्होंने खुद को उस छोटे बच्चे की जगह देखा हो, पर वे अपनी निजी कहानी नहीं बल्कि समाज के इस पुराने सांचे को दिखा रहे थे। और उन बाकी कलाकारों का क्या, जिन्होंने ऐसी ही तस्वीरें बनाई, उन सबकी तो 2 माँ नहीं रही होंगी, है ना। अब इसे एक दिमागी परेशानी की तरह समझें। मान लीजिए कोई मरीज दुखी है और उसे लगता है कि उसके दुख की वजह यह है कि उसकी सच में 2 माँ थी। अगर हम सिर्फ उसकी ऊपर ऊपर की बातों को सुने तो हम उसकी बात मान लेंगे, पर हम गलत होंगे। असल में उसकी परेशानी की असली वजह यह है कि उसके मन के अंदर 2 माँ वाला वह पुराना सांचा, वह पुराना आर्केटाइप फिर से जाग गया है। उसकी असली जिंदगी में 1 माँ थी या 2, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह आर्केटाइप, यह सांचा अपना काम खुद करता है। ऐसी हालत में मन को ऐसा लगता है कि किसी परेशानी की वजह बहुत छोटी या अपनी निजी है, पर यह सोचना न केवल गलत है बल्कि बिल्कुल झूठ है। एक डॉक्टर जिसने सिर्फ दवाइयों की पढ़ाई की है, उसके लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि 2 माँ जैसी पुरानी कहानी का सांचा किसी को इतना गहरा दुख कैसे दे सकता है। लेकिन अगर हम इंसान के अंदर छिपी हुई पुरानी कहानियों और धर्म की ताकतों को देखें तो यह बात जादू जैसी नहीं लगेगी। कई बार लोगों के बीमार होने की असली वजह यही होती है
कि उनके मन के अंदर ये पुरानी ताकतें मिलजुल कर काम नहीं कर रही। मगर कुछ डॉक्टर सब कुछ इंसान की अपनी निजी बातों से ही जोड़कर देखते हैं। वे इन पुराने सांचों को, इन पुराने आर्केटाइप्स को मानने से मना कर देते हैं और जांच पड़ताल के बहाने उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक तरीका है। आज आप इस बात को 20 साल पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्या हम देख नहीं रहे कि कैसे पूरा का पूरा देश पुराने निशानों को फिर से याद कर रहा है? कैसे यह भीड़ का जोश हर एक इंसान की जिंदगी को बुरी तरह बदल रहा है। पुराने जमाने का इंसान आज भी हमारे अंदर वैसे ही जिंदा है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार बड़े देशों की किस्मत क्या है? वो बस उन बहुत सारे लोगों के मन में होने वाले बदलावों का जोड़ ही तो है। अगर कोई दिमागी परेशानी सिर्फ एक इंसान तक सीमित है तो उसमें इन पुराने सांचों का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन जब कोई परेशानी समाज, लोगों या सोशल फिनोमेना में फैलने लगे और बहुत सारे लोगों को एक साथ होने लगे तो समझ लीजिए कि वे पुराने सांचे यानी आर्केटाइप्स जाग गए हैं। जब ये आर्केटाइप्स जागते हैं तो इनके अंदर छिपी खतरनाक ताकतें बाहर आ जाती हैं। इनका क्या नतीजा होगा यह कोई नहीं बता सकता। जब ये सांचे लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं तो वे किसी भी तरह के पागलपन का शिकार हो सकते हैं। अगर 30 साल पहले कोई हिम्मत करके यह कहता कि हम फिर से पुराने जमाने की तरह यहूदियों को परेशान करेंगे, या यूरोप फिर से पुरानी रोमन सेना की आहट से कांपेगा, या लोग फिर से 2000 साल पुराने तरीके से सलाम करेंगे और क्रॉस की जगह एक बहुत पुराना निशान स्वास्तिक करोड़ों लोगों को मरने मारने के लिए तैयार कर देगा, तो लोग उस आदमी को बेवकूफ़ कहकर भगा देते। लेकिन आज यह सब पागलपन एक डरावनी सच्चाई बन चुका है। आज की दुनिया में एक इंसान की अपनी निजी जिंदगी और उसके अपने छोटे मोटे दुख लगभग बेमानी हो गए हैं। पुराने जमाने का वो इंसान जो पुरानी कहानियों वाली सोच में जीता था, वो आज फिर से करोड़ों लोगों के अंदर जाग उठा है। यह बात अब सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में साफ दिखने लगी है। हमारी जिंदगी में जितनी भी आम बातें या हालात होते हैं, हमारे मन में उतने ही ये पुराने सांचे भी होते हैं। हजारों सालों से ये बातें बार बार होने की वजह से हमारे दिमाग की बनावट में गहराई से छप गई हैं। शुरू में ये खाली सांचों, ये एम्प्टी फॉर्म्स की तरह होते हैं जिनमें कोई खास तस्वीर नहीं होती। ये बस एक रास्ता दिखाते हैं, एक पॉसिबिलिटी कि हमें किस तरह से सोचना या काम करना है। पर जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है जो इन पुराने सांचों, इन पुराने आर्केटाइप से मेल खाता है, वैसे ही वो सांचे अचानक जाग जाते हैं। फिर इंसान के अंदर एक ऐसी जिद या खिंचाव पैदा होता है जो किसी रीजन या अपनी मर्जी की नहीं सुनता। यह एक कुदरती ताकत की तरह अपना रास्ता बना ही लेती है। अगर मन इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तो एक बड़ी दिमागी उलझन पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं सच साबित करने के तरीके की। अब सवाल यह है कि हम इन पुराने सांचों, इन आर्केटाइप्स की बात को कैसे सच साबित करें। ये सांचे हमारे मन में कुछ खास तस्वीरें या फॉर्म्स बनाते हैं, तो हमें यह ढूंढना होगा कि ये तस्वीरें दिखाने वाला मसाला हमें कहाँ और कैसे मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रास्ता हमारे सपने हैं। सपनों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी मर्जी से आते हैं। इन्हें हम जानबूझकर नहीं बनाते। ये हमारे मन की उस गहराई से निकलते हैं जहां हमारा जोर नहीं चलता। इसलिए सपने एकदम कुदरती और प्योर होते हैं। इनमें हमारी कोई चालाकी या मतलब नहीं छिपा होता। हम किसी भी इंसान से पूछकर यह पता लगा सकते हैं कि उसके सपने में जो बातें दिख रही हैं, क्या वो उनके बारे में पहले से जानता है।
अगर उसे किसी चीज़ के बारे में पहले से पता है तो हमें उसे गिनती में नहीं लेना चाहिए। जैसे लियोनार्डो का वो गिद्ध, वो वल्चर वाला निशान था। हो सकता है उन्होंने किसी पुरानी किताब में उसके बारे में पढ़ा हो, क्योंकि उस समय के कलाकार बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे। इसलिए लियोनार्डो की सोच में वो बात आना कुछ भी साबित नहीं करती। हमें तो ऐसी बातों की तलाश करनी होगी जिनके बारे में सपना देखने वाले को बिल्कुल भी पता न हो, लेकिन फिर भी वो बातें उसके सपने में ठीक वैसे ही काम करें जैसे वे पुराने ज़माने के इतिहास की कहानियों में करती आई हैं। एक और तरीका है जिसे एक्टिव इमेजिनेशन या जागती आंखों से सोचना कहते हैं। इसमें किसी एक ख्याल पर पूरा ध्यान लगाया जाता है। मैंने देखा है कि जब हमारे मन के अंदर ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, तो हमें बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन कहानियों को समझ लेते हैं, सपने आना कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सपने अक्सर वो बातें हमें बताना चाहते हैं जो मन के अंदर दबी हुई हैं। इसमें मरीज को कहा जाता है कि वह अपने सपने के किसी एक छोटे से हिस्से पर तब तक गौर करे जब तक कि उसके साथ जुड़ी दूसरी बातें भी साफ न दिखने लगें। यह फ्रॉइड के तरीके से अलग है। यहाँ हमें उस ख्याल को कुदरती तरीके से अपने आप बढ़ने देना होता है। इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है और हमें उन पुराने सांचों, उन पुराने आर्केटाइप्स की बहुत सारी तस्वीरें मिल जाती हैं। पर याद रहे, यह तरीका थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यह इंसान को असलियत की दुनिया से बहुत दूर ले जा सकता है। इसलिए इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। आखिर में इन पुराने सांचों, इन पुराने आर्केटाइप्स को ढूंढने के कुछ और बहुत दिलचस्प रास्ते भी हैं। ये हमें उन लोगों के वहम में मिलते हैं जो दिमागी तौर पर बहुत बीमार होते हैं। ये उन ख्यालों में भी दिखते हैं जो लोग बेसुध होने वाली हालत में देखते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों 3 से 5 साल के, इनके सपने में भी ये बहुत मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन इसका कोई मूल नहीं है जब तक हम इसके साथ जुड़ी पुरानी कहानियों को न ढूंढ लें। अब जैसे सिर्फ सपने में सांप दिखने का मतलब यह नहीं कि उसे पुरानी सांपों वाली कहानियों से जोड़ दिया जाए। यह कौन पक्का करेगा कि सपने वाले सांप का और कहानी वाले सांप का असली मतलब एक ही है। हमें यह देखना होगा कि वो निशान किस वजह से आता है। फिर यह ढूंढना होगा कि क्या पुरानी कहानी में भी वह उसी वजह से आया था और क्या दोनों का मतलब एक ही है। यह सब पता लगाने के लिए बहुत लंबी और थकाने वाली जांच पड़ताल करनी पड़ती है। यह काम थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। हम किसी एक चीज को उसकी कहानी से अलग करके नहीं देख सकते। हमें उस इंसान और उस निशान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताना पड़ता है। किसी मीटिंग या लेक्चर में यह सब बताना नामुमकिन है। मैंने कई बार इसकी कोशिश की है, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि मेरी बातें सुनते सुनते आधे लोग सो जाते हैं। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। यह बात पहले भी छप चुकी है, लेकिन छोटी होने की वजह से समझाने के लिए बहुत अच्छी है। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें भी जोड़ूंगा जो मैंने पहले नहीं बताई थी। साल 1906 के आसपास की बात है। मुझे हॉस्पिटल में एक बहुत ही अजीब दिमागी मरीज मिला। वो बेचारा अपनी जवानी से ही बीमार था और उसका इलाज होना नामुमकिन था। उसने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी और एक दफ्तर में क्लर्क का काम करता था। उसमें कोई खास हुनर नहीं था। उन दिनों मुझे भी पुरानी कहानियों या पुरानी चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए किसी भी तरह के शक की कोई बात ही नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि वो खिड़की के पास खड़ा है। वो अपना सिर इधर उधर हिला रहा था और आंखें झपकाते हुए सूरज को देख रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं भी वैसा ही करूं तो मुझे कुछ बहुत मज़ेदार दिखेगा।
जब मैंने उससे पूछा कि उसे क्या दिख रहा है तो वह हैरान हो गया कि मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। उसने कहा कि आपको सूरज का वो अंग नहीं दिख रहा। जब मैं अपना सिर इधर उधर हिलाता हूं तो वो भी हिलता है और आपको पता है वहीं से हवा निकलती है। जाहिर है मुझे उसकी यह अजीब बात बिल्कुल समझ नहीं आई, पर मैंने उसे अपनी डायरी में लिख लिया। फिर करीब 4 साल बाद जब मैं पुरानी कहानियों की जांच पड़ताल कर रहा था तब मुझे एक मशहूर जानकार अल्ब्रेख्त डिटरिख की लिखी एक किताब मिली। साल 1910 में आई उस किताब में पेरिस में रखी यूनान की एक बहुत पुरानी लिखाई के बारे में बताया गया था। डिटरिख को उस पुरानी लिखाई में एक खास पूजा के बारे में पता चला। यह लिखाई भगवान मिथ्रा के याद करने और कुछ जादुई मंत्र बोलने का एक धार्मिक तरीका था। यह इजिप्ट के एक बहुत पुराने स्कूल से आई थी। उस पुरानी किताब में पूजा करने के लिए ये निर्देश, ये डायरेक्शंस दिए गए थे। सूरज की किरणों से अपनी सांस खींचो, 3 बार जितनी जोर से हो सके सांस अंदर लो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम ऊपर उठ रहे हो और ऊंचाई पर हवा के बीचों बीच पहुंच गए हो। तुम्हें सूरज के घेरे के अंदर से भगवान का रास्ता दिखाई देगा। वहीं तुम्हें एक नली जैसी चीज लटकी हुई दिखेगी जहां से काम करने वाली हवा पैदा होती है। अगर वो नली पश्चिम की तरफ झुकी होगी तो हवा उस तरफ चलेगी, और अगर वो पूरब की तरफ मुड़ जाएगी तो हवा भी उसी दिशा में बहने लगेगी। इसे लिखने वाले का असली मकसद यह था कि पढ़ने वाला भी वही सब देख और महसूस कर सके जो उसने देखा था। यह उस समय के लोगों का एक मिला जुला धार्मिक तरीका था। यहाँ जिस सूरज के देवता की बात की गई है वैसी ही बातें इतिहास की दूसरी कहानियों में भी मिलती हैं। इसलिए यह बात किसी एक इंसान की अपनी सोच नहीं है, बल्कि यह सबकी एक जैसी पुरानी सोच यानी रिप्रेजेंटेशन कलेक्टिव है। इसमें जानवरों जैसी आवाजें निकालने जैसे काम भी किए जाते थे। यह सब भगवान को करीब से महसूस करने का एक बहुत ही गहरा और जादुई तरीका था। वह मरीज मुझसे करीब 10 साल बड़ा था। उसे अपनी बड़ी बड़ी बातों और बड़प्पन के वहम में लगता था कि वह खुद भगवान और ईसा मसीह है। वह मुझे छोटा समझता था और मुझ पर एहसान जताता था। वह मुझे शायद इसलिए पसंद करता था क्योंकि मैं अकेला इंसान था जो उसकी अजीब बातों को ध्यान से सुनता था। उसकी ज्यादातर बातें धर्म से जुड़ी थी। जब उसने मुझे सूरज को देखकर सिर हिलाने को कहा तो असल में वह मुझे अपना जादुई नज़ारा दिखाना चाहता था। वह खुद को एक बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहा था और मुझे अपना नया चेला। उसे लगता था कि वह खुद सूरज का देवता है और अपना सिर इधर उधर हिलाकर हवा पैदा कर रहा है। खुद को भगवान बना लेने की यह बात बहुत पुराने जमाने की कहानियों में भी मिलती है। वहां भी काम करने वाली हवा का वही मतलब है जो जान डालने वाली स्पिरिट यानी रूह का होता है, जो सूरज के देवता से निकलकर इंसान के मन तक पहुंचती है और उसमें नई जान फूंकती है। पुराने निशानों में सूरज और हवा को अक्सर एक साथ दिखाया गया है। अब हमें यह साबित करना है कि ये 2 बातें बस एक इत्तेफाक नहीं थी। हमें यह दिखाना होगा कि भगवान या सूरज से जुड़ी हवा की नली वाली यह सोच दूसरी जगहों और दूसरे समय में भी मौजूद थी। हकीकत तो यह है कि पुराने जमाने की बहुत सी पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि मरियम माँ कैसे बनी। उन तस्वीरों में भगवान के सिंहासन से एक नली या पाइप नीचे मरियम के शरीर तक आती है। उस नली के अंदर से एक कबूतर या छोटा बच्चा उड़कर नीचे आ रहे होते हैं। यहाँ कबूतर का मतलब वह पवित्र हवा है, होली घोस्ट है, जो जान फूंकने का काम करती है। उस मरीज को उस पुराने ग्रीक पेपिरस के बारे में, उस यूनानी लिखाई के बारे में कुछ भी पता होना बिल्कुल नामुमकिन था। वो किताब तो उसके बताने के 4 साल बाद छपी थी। यह भी नहीं हो सकता कि उसने कभी भी पुरानी धार्मिक तस्वीरें देखी हों। वो बेचारा अपनी जवानी में ही अस्पताल पहुंच गया था। उसने कभी कहीं बाहर का सफर नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके अपने शहर
ज्यूरिख के म्यूजियम में भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने आपको यह किस्सा इसलिए सुनाया ताकि मैं अपना काम करने का तरीका एकदम आसान तरीके से समझा सकूं। अगर सिर्फ ऐसे ही किस्से होते तो जांच पड़ताल करना बहुत आसान होता, पर असलियत में सबूत जुटाना इससे कहीं ज्यादा पेचीदा काम है। सबसे पहले हमें कुछ खास निशानों को चुनकर अलग करना पड़ता है ताकि हम पक्का कर सकें कि वे महज एक इत्तेफाक नहीं है। इसके लिए हम एक ही इंसान के बहुत सारे यानी सैकड़ों सपनों को देखते हैं। हम देखते हैं कि उन सपनों में कौन से चेहरे या तस्वीरें बार बार आ रही हैं और वे समय के साथ कैसे बदल रही हैं। यह तरीका हम उन ख्यालों पर भी आजमाते हैं जो इंसान जागते हुए सोचता है। इस तरह हम एक ही तरह की तस्वीरों को पहचान पाते हैं। अगर हमारे पास काफी जानकारी हो तो हम देख सकते हैं कि एक ही तरह का सांचा, एक ही तरह का आर्केटाइप कैसे अलग अलग रूप लेता है। न सिर्फ वो सांचा बल्कि उसके अलग अलग रूप भी हमें पुरानी कहानियों और दुनिया भर के समाज और लोगों के रहन सहन में सबूत के तौर पर मिल जाते हैं। मैंने इस बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे मरीजों के उदाहरण भी दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।